हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में, जहां पे आज फिर से हम लोग बेसिक्स की ही बात करेंगे, है ना। अभी चैप्टर शुरू ना करते हुए हम लोग बेसिक की बात करेंगे। कुछ लोग परेशान होंगे कि चैप्टर क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक तो पता हो जाए ताकि हमको जो आगे की चीज़ें हैं वो आसान लगे। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC, और IUPAC में हम लोग जहाँ पे छोड़े थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। तो यानी हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ बेंजीन। तो पढ़ने से पहले मैं जैसे बोलता हूँ कि आपके पास अगर NCERT की बुक है तो NCERT की बुक ओपन कर लें, और दूसरी बात कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, नोट्स बनाएं, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ोगे आपको शायद समझ में आए, लेकिन समझ में आने के बाद आपको चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है। तो भूलने तो आम बात है, अगर भूलना तो स्वाभाविक है कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हम भूलते हैं तो ठीक है, लेकिन भूलने के लिए एक अपोजिट होता है रिवीजन, और रिवीजन करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की नेमिंग बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन ये अपने पास आ गया, ये होता है बेंजीन। क्या होता है ये? इसी को बोलते हैं बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बेंजीन, और ये कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये तीनों ही नाम क्या है इसके? बेंजीन के नाम है, ठीक है। अब बेंजीन के लिए अगर आप इसका नेमिंग करने चलो तो जो बेंजीन है इसका जो वर्ड रूट है, जो हमें IUPAC ने दिया है, WR मतलब वर्ड रूट, वो बोला है कि बेंजीन आप यूज़ करो। लेकिन कब? जब बेंजीन से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड हो? फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो, ठीक है। क्या हो? जब बेंजीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो कब यूज़ करना है? व्हेन फंक्शनल ग्रुप या बेंजीन इज डायरेक्टली अटैच्ड और कनेक्टेड, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। एग्जाम्पल क्या कहने का मतलब क्या है? लिख तो दिया, समझाओ। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि अपने पास बेंजीन की रिंग है। क्या है? बेंजीन की रिंग। अब हमने इससे डायरेक्टली, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई सा भी आप सब्स्टिट्यूएंट या कोई सा भी ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। अब कोई सा भी आप सब्स्टिट्यूएंट या कोई सा भी आप ग्रुप जोड़ दो, जैसे ये है अपने पास क्लोरीन, मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया क्लोरीन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा बेंजीन। वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे? बेंजीन। वैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। और क्लोरीन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम इसके कैसे ट्रीट करते हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह से। तो इसका एक नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई और सब्स्टिट्यूएंट जोड़ लो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या ले लें कि यहीं पे मैं ले लूँ बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन ग्रुप के सामने हम ले लेते हैं मेथिल ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। आपने बहुत ही बढ़िया सोचा। आप लोग भी धीरे धीरे तेज हो रहे। बहुत आसान है। आसानी की नहीं है, बहुत आसान है भैया। बस आप एक और दो तो लो करो। ये अपने पास है बेंजीन, और ये अपने पास है एथिल, और ये है मेथिल। नेमिंग करिए इसका। अब आप पूछोगे किधर से नेमिंग करोगे? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं, नेमिंग करेंगे तो आप चाहे मेथिल से करो चाहे एथिल से करो, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आप मेथिल से करते हो तो आप इधर ना जाके इधर आना है, क्योंकि जिधर से आप सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दे सको। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब नेमिंग कैसे करोगे? क्योंकि इसकी इंग्लिश लिखोगे तो M से लिखोगे, और इसकी इंग्लिश लिखोगे तो E से लिखोगे। E पहले आता है कि M पहले आता है? E पहले आता है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहाँ से शुरू करो, क्योंकि E पहले आ रहा है इसलिए, है ना। तो 1 और 2, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 एथिल 2 मेथिल, और वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे? बेंजीन यूज़ करेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? नोट करें इसको, आप नोट करिए। बोर्ड भर चुका है, आप इसको नोट करें, ठीक है। समझ में आ रहा है? आसान है चीज़ें, है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं। ये सब बेसिक चीज़ होगी, थोड़ा सा और एग्जांपल से हम लोग चीज़ों को और क्लियर करेंगे। अभी भी इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट और बेंजीन वाले में, ठीक है।
वो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? अब वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अपन का वो फर्स्ट था, सेकंड था और थर्ड, तो फोर्थ एग्जांपल इसका अपने पास है ये वाला। यहाँ पे CH3 जोड़ लेते हैं, यहाँ पे CH3 जोड़ लेते हैं। अब नेमिंग किधर से करोगे? किधर से भी करो, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कोई सा भी ग्रुप जोड़ दिया तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे। क्यों? ऐसा क्यों है? अभी देखो यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते। अब देखो अपने पास 3 पोजीशन है नंबरिंग करने के लिए। कौन कौन सी? पहला ये है, यहाँ से शुरू कर सकते हो, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। अब कहाँ से शुरू करें ये बताओ? इथे से। अरे चेक करो कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचिंग जहाँ से नियरेस्ट हो, यही तो है। तो ब्रांचिंग कहाँ से नियरेस्ट है? तो यहाँ से अगर करोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ से हमने 4 नंबरिंग क्या दी 1 2 4। अच्छा यहाँ से करोगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, तो मतलब यहाँ से करोगे तो पहले 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। 6 ही तो मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें और इसमें कौन सा चूज़ करोगे आप? ऑब्वियस सी बात थी, इसको चूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि 1 दिखा, दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन 3 आगे, ये बड़ा और ये छोटा, तो इसको चूज़ करो, इसको कैंसिल करो। अब बोलोगे अभी एक बचा, तो आप एक चेक कर लो। चलो एक चेक ही कर लेते हैं साथ में। 1 2 3 4 हो गया ना। तो मतलब कौन सा चूज़ करेंगे? ये वाला। इसका नाम क्या हो जाएगा? नेमिंग हो जाएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो 2 एथिल 1 4 डाइमेथिल बेंजीन। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ कि ना? तो कमेंट सेक्शन में लिख देना हाँ समझ में आ गया है। तो फिफ्थ आप खुद कर सकते हो। कैसे? आप खुद करो। कौन सा लिया जाए? क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो, NO2 यहाँ पे जोड़ दो, ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ दो। अभी भी वही है एग्जैक्टली, इसके समान ही है, बस हमने कुछ और ग्रुप जोड़ दिया। ब्रोमो जोड़ दिया, आयोडो जोड़ दिया। अरे ब्रोमो है, क्लोरो है और नाइट्रो है। अब इसका नेमिंग खुद कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल और लेके थोड़ी सी बातें जो बची हैं उसको और भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मिटा दूं? मिटाने के बाद पूछते भैया छी, हम वीडियो बैक करके फिर से नोट कर लेंगे। मिटाने के बाद भले कोई पूछता है? चलो आजा। अच्छा, इसमें एक लोगों को मतलब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप समान हैं, जो आपके 12th में हो या जो 11th में रहते हैं, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन पकड़ लेते हैं। जैसे कि अब मैं बोलूँगा यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे है I, यहाँ पे आप क्लोरीन ले लो। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग यहाँ से शुरू करो कि यहाँ से शुरू करूँ? क्लोरीन से कि मेथिल से? तो बोलोगे भैया क्लोरीन से शुरू करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन से शुरू करेंगे। ठीक है, और सही भी रहता है। अगर आप क्लोरीन से करोगे तो सही भी रहता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर मैं बोलूँ अब इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, तो नंबरिंग यहाँ से कि यहाँ से? आयोडीन से। अब यहाँ पे आयोडीन से नहीं करोगे। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपने सही किया। रीज़न ये था क्योंकि इसका जो वर्ड है ना वो C से शुरू होता है और इसका जो वर्ड है वो M से शुरू होता है। इसका जो नाम है, नाम का वर्ड है वो M से शुरू होता है। तो पहले C आता है कि पहले M आता है? C आता है, इसलिए आप C से शुरू करो और आपका सही भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसकी इंग्लिश लिखोगे तो E से शुरू होगी और यहाँ पे I से शुरू होगी। मतलब I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 एथाइल या एथिल 4 आयोडो 4 आयोडो बेंजीन, 1 एथिल 4 आयोडो बेंजीन। क्या क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहाँ पे ऐसे मतलब प्रायोरिटी नहीं देनी। मैंने पहले भी बोला और यहाँ भी बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देनी है। क्लोरीन है, हाँ है, फंक्शनल ग्रुप है, क्या इससे प्रायोर होगा? नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है वैसे ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग प्रायोरिटी किस हिसाब से देंगे? उनके नाम के हिसाब से। जिनके नेम का अल्फाबेट पहले पड़ेगा उसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे। और ये कब एप्लीकेबल है? ऐसे केसेस में जहाँ पे थोड़ा सा आपकी चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्शन होने लगे कि यहाँ पे सेम पोजीशन में दिखने लगे, है ना। यहाँ से नंबर करो तो ये 4 पे, यहाँ से नंबर करो तो ये 4 पे। बताओ कहाँ से नंबर शुरू करें? तब यहाँ पे इसको ऐसे शुरू करते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का? ठीक है, तो मिटा दो। अब इसमें एक केस आता है कि आपने ऑब्वियस सी बात आपने पहले ही सोच लिया होगा कि जब बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप ना अटैच हो तब क्या करेंगे, ये तो बताओ दो, है ना। तो हाँ, वही पढ़ने चल रहे हैं। काफ़ी लोग तो पहले से सोचना शुरू कर देते हैं कि जब बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप ना अटैच हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना। इसको समझाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ऐसे अब क्या होता है ना कि मान लो तुम बेंजीन को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उसके आगे मतलब कुछ पदवी लगी थी, है ना। वो मतलब फंक्शनल ग्रुप में यानी कोई मतलब पोस्ट वोस्ट थी। अब मान लीजिए कि वो पोस्ट उससे चली गई, किसी और के पास चली गई। अब बताओ उसको इज्जत होगी कि उसको इज्जत होगी जिसके पास पोस्ट है, अगर एक साथ देनी हो तो। हाँ, सही पकड़े हो। यानी जिसके पास वो पोस्ट है उसको इज्जत दोगे। तो यही अपन ले लेते हैं, ये है अपने पास बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन से हमने कोई एक ग्रुप अटैच कर दिया CH2 और इससे हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है किससे? बेंजीन से। तो बेंजीन क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट हैं। अब देखो यहाँ से क्या सोचेंगे आप? वहाँ से भैया ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो रिंग वाले कार्बन अलग होते हैं और क्लोज चेन वाले कार्बन अलग होते हैं और ओपन चेन वाले अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वर्ड नहीं सटीक बैठा था ना, इसलिए मैंने वापस से बोलना शुरू किया। यानी क्लोज के अलग होंगे और ओपन के अलग होंगे, तो इनको काउंट मत करना। ये अपने में ही ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। समझ में आई बात? और जब कभी भी व्हेन, यहाँ पे लिख लो, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज नॉट अटैच्ड with, when functional group is not attached with benzene तो क्या करेंगे? बेंजीन को कैसे यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से। तो बेंजीन को कैसे आप ट्रीट करोगे? सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से। देन बेंजीन इज treated as substituent. Then benzene is treated as substituent. अब सब्स्टिट्यूएंट तो इसका नाम क्या यूज होगा? इसका प्रीफिक्स बताओ, है ना। अब जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट यूज करते थे, जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो देन वी यूज प्रीफिक्स फेनिल, है ना। वी यूज प्रीफिक्स फेनिल और फेनिल का फॉर्मूला होता है C6H5, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं PH से। यानी यहाँ पे आपको PH लिखा रहा है, C6H5 लिखा रहा है, ये ऐसा कोई रिंग बनी रहे तो उसको आप लोग फेनिल मानोगे। तो इसका नाम क्या होगा? सिंपल है, ये क्या है? एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट, है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-फेनिल। क्या हो जाएगा? 3-फेनिल, ठीक है। अब बाकी कितने कार्बन चेन है? 3। तो क्या यूज करोगे? प्रोप। क्या यूज करोगे? प्रोप। अब कितने नंबर पे लगा है? 1 पे। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो प्रोप 1 ओइक एसिड, यानी हाँ सही तो है ना। अब लेकिन एक चीज़ भूल गए भैया आप। क्या? आपने सेकेंडरी सफिक्स लिख दिया लेकिन प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे ई मैंने क्यों मिटाया? क्योंकि यहाँ पे भी सफिक्स में क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा था, और यहाँ पे भी क्या था? वॉवेल। तो वर्ड रूट के वॉवेल को हमने उड़ा दिया, है ना। वर्ड रूट का वॉवेल नहीं है एक्चुअल में, है ना, वो सबको पता है। वर्ड रूट का वॉवेल नहीं है, वो प्राइमरी सफिक्स का वॉवेल है।
तो क्या बात क्लियर हो रही है, जब बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप ना अटैच्ड हो तो उसे एक सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से ट्रीट करते हैं। उसका सिंबल ये होता है, ये होता है, ये होता है, और उसका जो नाम है वो फिनिल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फिनिल। जैसे यहाँ पे लिखा है 3-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, 3-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। क्या पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बस इसमें ज़्यादा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और ले सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं ले सकते, है ना, 2-4 और ले लो। जैसा बोलोगे अभी आपने साइक्लो का नहीं कराया तो साइक्लो ही ले लो, लेकिन साइक्लो का थोड़ा सा अलग लेते हैं, अभी आगे लेते हैं, ठीक है, परेशान ना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मतलब एक ग्रुप और है जो मतलब मुझे बताना है, ठीक है, अब वो समझ जाओ फिर हम समझाते हैं उसको। मतलब कुछ है नहीं, बस आप एक नोट पॉइंट डाल के आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक ग्रुप होता है अपने पास, एक ये ग्रुप होता है और इस ग्रुप का नाम होता है एजो, और एक ग्रुप ये होता है, इसको बोलते हैं डाई एजो, और प्लस की वजह से इसको बोलते हैं डाई एजोनियम आयन, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिख लो डाई एजोनियम, प्लस की वजह से इसको क्या बोलते हैं? डाई एजोनियम, ठीक है, डाई एजोनियम। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि इसका एग्जांपल सिंपल है ना, लिख देते, सब बना लेते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप लोग? सिंपल है, कर लोगे ना? कर लेंगे, ऐसे कैसे कह दिया कर लेंगे? अरे सिंपल है यार, एजो बेंजीन लिख दो। क्या लिख दो? एजो बेंजीन। कैसे? इसको अपने सब्स्टिट्यूएंट कैसे बोल दिया? हाँ, तो याद करो, हमने बताया था N2 क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? भूल जाते हो? याद है कि कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं, मतलब IUPAC ने कुछ को क्या यूज़ किया है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी वही है ना, एजो। अब इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? इसका एग्जांपल ऐसे आप लिख सकते हो, तो सिंपल है, ये है यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड Cl। अच्छा, इसको मतलब बुक में आपको ऐसे लिखा होगा N2Cl-, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहेगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही से लिखो, लो लिख दो सही से, कन्फ्यूज आया तो ये ग्रुप ला के यहीं पे अटैच कर दो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है, अच्छा ये तो बॉन्ड है लेकिन ये बॉन्ड नहीं था, मतलब ये इसका सिंबल था कि भाई साहब ये इसका नाम है और यहाँ पे ये इसका नाम है, ये N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl- आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग रहेगी, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम। अब ये क्या है? आयन है, कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन है, तो ये स्मॉल c है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये दोनों मतलब आप याद कर लो, आगे हम लोग रिएक्शंस में यूज़ करेंगे इनका नाम। और ये ग्रुप को बोलते हैं डाई एजोनियम आयन है, वैसे ही अगर ऐसे लिखा रहता तो डाई एजो बोलते हैं, लेकिन ये लिखना गलत होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4N+ की होती है, नाइट्रोजन की नहीं होती। नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो मिटा दूँ? अब आई होप आपको ये इतनी बातें क्लियर हो। अच्छा, वहाँ पे आपको वो नहीं समझ में आया कि बेंजीन की मैक्सिमम वैलेंसी। अच्छा, आपने शायद छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ा हो, ठीक है, वो मैं जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छा भी लगे, है ना। तो वो जानकारी क्या है? आपको पता होगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कौन होता है? और कौन होता है आगे? नियॉन होता है, ठीक है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या सही लिखा है? हाँ, सही तो लिखा होगा। बेंजीन, हाँ ठीक है। अरे नहीं आता क्या? अच्छा, लिथियम भी होता है, तभी तो लिथियम में बेरिलियम में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का क्या हो जाएगा? 3। तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये तो हमको पता था, ये क्या बता रहे हो? ना ना ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। बताने का मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, इसकी 3 और इसकी, तो हम पढ़ ही रहे हैं 4, इसकी 5,
ना 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 ना, अब घटना शुरू हो जाती है 3, 2 और 1। अब समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक तो आपको पता था। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है? वो ये है कि अगर हमने इनमें से किसी एक में से इलेक्ट्रॉन का फेरबदल कर दो इलेक्ट्रॉन का फेरबदल कर दो, क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का फेरबदल करने से क्या मतलब है? आप क्या करो, n से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो या एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अच्छा, आपको पता होगा अगर n एक इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है, तो उसके ऊपर प्लस साइन आता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आता है? माइनस साइन आता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक। अब मैं बोलूँगा n प्लस पे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n के पास है 7 और n प्लस कम होता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यानी अब इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है। तो n प्लस कितने इलेक्ट्रॉन की स्पेशी है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशी की तरह बिहेव करेगा। तो n प्लस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। कैसे? क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशी है। बाकी आप सब जान सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन से आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो यानी O प्लस दे दो, तो O प्लस की वैलेंसी कितनी होती है? 3, और O माइनस की वैलेंसी कितनी होती है? 1। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई जाती हैं, बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। बेसिक पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, तो हो सके आप ये भी नोट कर लो अपने कहीं पे कॉपी को कोने में। आप मतलब कुछ भी ऐसा ही, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब जो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या एक इलेक्ट्रॉन दोगे, तो फिर वो 3 और 3 शो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, नेमिंग ही है ना। तो IUPAC को पूरा समर्पित कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? कि वो बेसिक है। ठीक है, और वो नहीं आएगा तो फिर आपके चैप्टर में कुछ चीज़ें क्या बिल्कुल भी नहीं आएगी ना। मान लीजिए आपने पढ़ लिया, रिएक्शन को रट लिया, लेकिन नाम ही नहीं पता है ना, नाम ही नहीं कर पाते, तो फिर क्या ही आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, नेमिंग ऑफ। चलो नेमिंग तो बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना है? वो ग्रुप्स जो टर्मिनल पे लगते हैं, जैसे अल्कोहल ना, अल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे लिखते हैं COOH। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसका नाम आप खुद बताइए। ठीक है इसका नाम आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? एसिड हाईलाइट होता है। ठीक है, अब ऐसे कुछ होते हैं, इन सबको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। या आप ये भी लिख सकते हैं, और ये भी होता है अपना। मैंने बोला था आप नाम और शक्ल दोनों याद करो, है ना। अब आपको नाम पता है, ये क्या है? मैं पूछूंगा, पता ही नहीं है ये क्या है, आपको पता ही नहीं है। ये एस्टर है, दिख रही है, यहाँ से R जोड़ दो तो RCOR दिख रहा है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। बाकी आप खुद ही जानो ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब ऐसे थोड़ी ना, मतलब पता चल रहा है ना कि मैंने क्यों बोला था, इंपॉर्टेंस पता चल रही है ना। अब यहाँ पे देखो, ऐसे आपसे पेपर में पूछ लगा रही है, ये बॉन्ड नहीं है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं डैश कैसे बनाऊँ इसमें? हाइफन का यूज़ करो कहीं पे भी, तो बॉन्ड लगने लगता है। मैं खुद ही कन्फ्यूज होता हूँ, यहाँ पे बॉन्ड लगाया कि मैंने वो लगाया है। अब जैसे कि इनमें आपने देखा होगा, इसका नाम होता है ओइक एसिड, है ना, अल यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जब हम इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, जैसे भी बताऊंगा। और जब इनके कार्बन को आप काउंट ना कर पाओ, यानी जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप काउंटिंग में ना लेते हो, यानी मेन चेन में ना इंक्लूड कर पाओ, तो इनका नाम बदल जाता है। जैसे इसका ओइक एसिड नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने बुक में पढ़ा भी होगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोएल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोएल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बामाइन। क्या हो जाएगा? कार्बामाइन नहीं, कार्बोक्स नाम, इसमें कन्फ्यूजन होता है मुझे। कार्बोक्सामाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड,
है ना, कार्बोनिल हैलाइड होता है। यहाँ पे Cl गलती से लिख दिया तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, कार्बोनिल क्लोराइड, लेकिन आपको पता है हैलाइड यूज़ कर सकते हो। क्या ना हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आ रही बात। जैसे अब आप इसमें देखो, एक्स्ट्रा में थोड़ी सी मुझे आपको बतानी है चीज़ें, वैसे हम पढ़ेंगे जब एक्स्ट्रा तो फिर आपको और क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब ये देखो, ये जो ग्रुप होता है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। यानी जब आप लिखते हो ना इसका IUPAC, आपको शायद याद हो, तो एल्किल में ये वाला एल्किल लिखते हैं, बाकी जो एल्केनेट्स है वो उसका वर्ड रूट में ये वाला लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल। और जब इसके कार्बन को आप काउंट ना करो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा मार्कर जो है दिख रहा है। अब इसका नाम क्या हो जाता है, कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाता है, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। अब ये कब यूज़ करते हैं, जैसे आप ये तभी यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए आपको कोई सुपर पावर मिल जाए, तो आप हरदम ऐसे यूज़ करते फिरोगे, हैं, दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब आपको थोड़ी नहीं मिलने वाली है। तो मान लीजिए किसी सुपर हीरो, कोई अपनी सुपर हीरो, मतलब जो सुपर हीरो होता है वो अपनी सुपर पावर को कब यूज़ करता है, जब ज़रूरत पड़ती। तो एक केसेस आते हैं ना कि मतलब कोई मुसीबत में है, मतलब है ना। तो वैसे यहाँ पे भी केस है, ऐसा नहीं कि हरदम यूज़ ही करते फिरो। हल्के वो अपने ब्रूस बैनर रूप में नहीं, हल्के रूप में हरदम घूम फिर रहा है ना, ऐसे नहीं करता वो जब ज़रूरत आती है तब, है ना। तो यहाँ पे भी आप तभी यूज़ करोगे जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप मेन चेन में काउंट ना कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ये ले लिया CH3 COOH, आप मुझसे पूछने लगो 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन काउंट है, हाँ है, तो फिर क्या यूज़ करते हैं, एथेनोइक एसिड, मतलब ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। अब आप मुझसे आके बोलो भैया ये 1 हो गया, तो क्या इसका नाम लिख सकता हूँ, मेथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ना, बिल्कुल गलत है, नहीं यूज़ कर सकते। समझे, बोलोगे सही तो आपने बताया था जब इसके कम कार्बन को काउंट ना करो। कार्बन को काउंट ना करो नहीं, जब कार्बन को काउंट ना कर सको तब यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। आपको ये चीज़ें आगे चल के चैप्टर में और क्लियर होंगी, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आप इनके नाम लिख लो और जो केसेस हैं वो आप लिख सकते हो, है ना। 1 कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इनका नाम ऐसे यूज़ करना है, नोट कर ले। फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स को भी कवर करते हैं। ठीक है, नोट हो गया, मिटा दूं, पक्का, हाँ मिटा दो, हम तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से नोट कर लेंगे। तो ठीक है, आपके कहने पे मैं मिटा दे रहा हूँ। अरे कुछ लोग बोलेंगे कैसे पता चला, हम और आप कनेक्टेड हैं, है ना, भावनात्मक जुड़ाव है हमारा। कैसे जुड़ाव है, भावनात्मक, जैसे भगवान का और मेरा है वैसे आपके साथ भी है भावनात्मक जुड़ाव, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर पाओगे, नहीं। नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करते हो हमेशा ना, चाहे वहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, नंबरिंग यहाँ से नहीं शुरू कर सकते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन न कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड नहीं यूज़ कर सकते, पक्का पक्का 100%। अगर 100% ज़्यादा भी कोई चीज़ होती है, जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है 110%, 100%, मतलब जो भी आप समझो, लेकिन 100% ये सही है, बाकी जो भी आप पढ़ोगे वो गलत रहेगा, है ना। अब IUPAC इसी को सही मानती है, IUPAC इसी को सही मानती है, लेकिन अब आप कहीं भी कुछ बोल सकते हो, है ना। जैसे कि किसी का कोई नाम प्रश्न में हो जाता है और बदल दिया जाता है, बदल दिया जाए तो मतलब कुछ टाइम लगता है उसको, तो वैसे ही अभी हमें भी टाइम लग सकता है पुराने नाम से ओवर कम करने में। जैसे यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन और कार्बोनाइट्राइल, क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। ऐसे और एक आध लेना चाहिए, ले लो। अब इसका नाम आप खुद लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पक्का लिख सकते हैं भैया, क्या होगा, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड।
बिल्कुल सही पकड़े हो, सही पकड़े, एकदम से सही पकड़ो, सब समझ में आ गया है पक्का। अब एक काम करते हैं, साइकिल वाला ले लेते हैं। ये अपने पास कौन सा है, ये वाला, इसका नाम क्या लिखोगे। अब देखो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ये कार्बन की क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या यूज़ करोगे, प्रोब, क्या यूज़ करोगे, प्रोब। लेकिन कैसा है, साइक्लिक है, तो इसके लिए आगे यूज़ करोगे साइक्लो, CYCLO, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात। अब ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। मैं साइक्लोप्रोपेन की जगह पे साइक्लोपेंटेन ले सकता हूँ, साइक्लोब्यूटेन ले सकता हूँ, तो वहाँ पे इनके नाम आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। क्या बात क्लियर है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हो, पिक्चर क्लियर हो रहा हो। और मतलब यहाँ पे भी अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। आपको बुक्स उठानी चाहिए 11th की, अब इसकी प्रैक्टिस करो, वरना फिर आपके पास जो NCERT की बुक है वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेमिंग की प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराने बैठूंगा तो फिर, है ना, बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को ही अब क्या करूँ, डिस्कस करूँ, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन नेमिंग लिखूँगा तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कवर किया है, बेंजीन की नेमिंग कवर की है, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग को कवर किया है। तो आगे के वीडियो लेक्चर जो, मतलब यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि लेंथ ज़्यादा ना रखते हुए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आइसोमेरिज्म का बेसिक्स कवर करूँगा। क्यों कवर करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप एग्जाम्पल चूज़ करोगे तो वहाँ पे आइसोमर का यूज़ है ना, तो थोड़ी बहुत आपको आइसोमेरिज्म आनी चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाए। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल है 10.1 में वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यूज़ है। तो इसलिए मैं अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम लोग आइसोमेरिज्म की भी बात करेंगे, और उस जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।